हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। कॉम्पटेरिया, सभी पढ़े सभी बढ़े। इन द प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द लर्निंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। अधिगम को व्यवहार में अधिक या कम स्थायी परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं और विद्यार्थियों के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए प्रयासों को निर्देशित कर सकते हैं। इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि इसके बहुत से कारक होते हैं जो लर्निंग को सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक रूप में भी प्रभावित करते हैं। इसलिए कुछ निश्चित कारक हैं जो अधिगम में हमको योगदान देते हैं और कुछ दूसरे कारक भी जो अधिगम को बाधित भी करते हैं। इस प्रकार हम बता सकते हैं कि अधिगम के ऐच्छिक के साथ साथ अनैच्छिक कारक भी है। मनोवैज्ञानिकों ने अधिगम को प्रभावित करने वाले बहुत से महत्वपूर्ण कारकों पर चर्चा की है, जिसमें कि मैं कुछ कारकों पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें व्यक्तिगत कारक, पर्सनल फैक्टर्स। नाउ द फर्स्ट पॉइंट अंडर पर्सनल फैक्टर्स, दैट मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट्स। अभिप्रेरणा का आशय बालक की एक निश्चित मानसिक दशा है और उसे अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करता है। कक्षा में अभिप्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं होता है और अभिप्रेरणा बालकों के बीच रुचि भी उत्पन्न करती है। अभिप्रेरणा के बिना अधिगम नीरस होता है, उबाऊ होता है, मूर्तवत होता है। इसलिए छात्रों को विद्यालय में अनुदेशनात्मक कार्यक्रम के प्रत्येक स्तर पर प्रेरित किया जाना ही चाहिए। और इससे हुआ क्या कि अधिगम को वो अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बना सकेंगे। दूसरा जो बिंदु होगा, गुड फिजिकल हेल्थ। उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावकारी अधिगम के लिए बहुत ही प्राथमिक वस्तु है और इस प्रकार से दीर्घ और पुरानी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति उनकी तुलना में जिनका स्वास्थ्य उत्तम है वो सही ढंग से अधिगम नहीं कर पाते हैं। इसलिए उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम अधिगम के लिए उत्सुकता और ऊर्जा का संचार करता है। तीसरा पॉइंट है साउंड मेंटल हेल्थ। इस प्रकार से उत्तम शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ व्यक्ति को उत्तम मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी देखभाल करना चाहिए और मानसिक तनाव, दुख, द्वंद्व, कुंठा, चिंता और कुसमायोजन की स्थिति अधिगम पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। इसीलिए व्यक्ति को दुख से, तनाव से और चिंताओं से मुक्त होना चाहिए ताकि वो अधिगम को बढ़ा सके। चौथा पॉइंट है फैटिग, थकान अधिगम को निगेटिव प्रभाव में ले आता है। इसलिए थकान, आलसीपन, उबाऊपन और इस प्रकार से बैठने की व्यवस्था, शोर, अधिक से अधिक भीड़ भाड़ वाली जगह, कम रोशनी, निकास की अपर्याप्तता, निराशाजनक समय सारणी और अध्ययन के दीर्घ घंटे, इस प्रकार की शारीरिक और मानसिक थकान के कारण हो सकते हैं और छात्रों के संबंध में इन सब का परिणाम निम्न अधिगम के रूप में सामने आने लगता है। पांचवा पॉइंट है एज फैक्टर्स आर मैचुरेशन। सामान्य और सरल सामग्री का अधिगम प्रारंभिक आयु में होता है, जबकि कठिन और जटिल सामग्री का अधिगम बाद की आयु में होता है। आयु के साथ बौद्धिक विकास होता है और बुद्धिमत्ता अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वस्थ परिपक्वता अधिगम में योगदान देती है, जबकि अपरिपक्व शारीरिक प्रणाली अधिगम प्रक्रिया को बाधित भी करती है। और इसमें जो छठवां कारक है वह न्यूट्रिशन फैक्टर। निम्न पोषण का अधिगम पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उत्तम पोषण अधिगम में योगदान देता है। अध्ययन दर्शाता है कि तंबाकू, कैफीन, अल्कोहल, इस तरह के जो भी पेय पदार्थ हैं और अन्य मादक पदार्थ हैं, इनका प्रयोग शरीर के तंत्रिका के लिए घातक होता है। इस प्रकार से व्यक्ति की अधिगम क्षमताओं पर चोट कर सकता है। इसलिए पोषक कारक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और सातवां जो फैक्टर है सेल्फ रेसिटेशन, मतलब कि आत्मरटन, अपने से रटना, प्रभावकारी अधिगम में योगदान देता है। इस पद्धति में अधिगमकर्ता सामग्री का विस्तार से 1 या 2 बार अधिगम करता है। उसके बाद वह जोर से पढ़ता है और सामग्री को बिना देखे रटता है और प्रत्यय स्मरण करने का प्रयास करता है। इस तरह से अधिगमकर्ता संदर्भों को लिखने के द्वारा स्वयं का मूल्यांकन भी करता है। इस प्रकार वह प्रत्यय स्मरण नहीं कर सकता है और वह अत्यधिक प्रयास करता है और उन संदर्भों का अधिगम करने को अतिरिक्त समय देता है। इस प्रकार से वह प्रत्यय स्मरण करने में अक्षम रहता है। इस तरह वह रटने की प्रक्रिया को तब तक जारी रखता है जब तक कि उसे संपूर्ण सामग्री याद न हो जाए। आठवां पॉइंट है विल टू लर्न। अधिगम की तीव्र इच्छा होनी चाहिए और अधिगमकर्ता को मानसिक रूप से व्यवस्थित होना चाहिए। उसको ये विश्वास होना चाहिए कि वस्तुओं का वह योग्यपूर्वक और उत्तम तरीके से अधिगम कर सकता है
आत्मविश्वास व्यक्ति की अधिगम योग्यता के लिए सदैव वरदान साबित होता है। परीक्षा से पूर्व अधिगम की इच्छा अपने चरम समय पर होती है और यह एक सामान्य अनुभव है जो कि छात्र के शिक्षण सत्र में समस्त अवधि के दौरान ठीक से अधिगम नहीं कर सके, इसलिए वो परीक्षा के दौरान सहजता से और अधिगम ठीक ढंग से करता है। इसके बाद जो सेकंड बहुत ही मेजर पॉइंट है, जो सबसे बड़ा फैक्टर है, वो सेकंड फैक्टर मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, पर्यावरणीय कारक। इसके अंतर्गत पहले बिंदु को हम चर्चा करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग मटेरियल्स। नियोजित और संगठित अधिगम सामग्री प्रभावकारी अधिगम में ही योगदान देती है। जो छात्रों के मानसिक स्तर के अनुसार व्यवस्थित और स्तरीकृत सामग्री अधिगम को सहज बनाने में सहायक होती है, अधिगम उत्तम बन जाता है और इस सामग्री को अर्थपूर्ण और रुचिकर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। नाउ द सेकंड पॉइंट, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने की स्थिति और स्थायी अधिगम में सहायक होती है और छात्रों क्रियाओं के विभिन्न रूपों में भी सम्मिलित होना चाहिए। इस प्रकार से सैद्धांतिक धारणाओं के ज्ञान के व्यावहारिक प्रयोग के द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए और क्रियाओं के माध्यम से अर्जित अधिगम सदैव उत्तम और दीर्घावधिक होते हैं। नाउ द इफेक्टिव मेथड्स ऑफ लर्निंग। अधिगम की दो विशेष और प्रभावकारी पद्धतियां हैं, जिनमें समग्र पद्धति, इसको होल मेथड, एंड पार्ट मेथड, जो कि आंशिक पद्धति है। इन दोनों पद्धतियों में कौन सी पद्धति अधिक उपयुक्त और प्रभावकारी होगी, यह अधिगमकर्ता, अधिगम दशा और अधिगम सामग्री पर निर्भर करता है। इस संबंध में हम बता सकते हैं कि बुद्धिमान बालक सामान्यतः तेजी से सीखते हैं और समग्र पद्धति का प्रयोग करते हुए उत्तम स्मरण रखते हैं, और औसत बालक आंशिक पद्धति के माध्यम से अच्छा सीखते हैं, जबकि औसतन वयस्क समग्र पद्धति के माध्यम से अच्छा सीखते हैं। और यदि अधिगम सामग्री की प्रकृति कठिन और जटिल होती है तो आंशिक पद्धति अधिक उपयोगी होती है। इस प्रकार से कई बार संपूर्ण आंशिक पद्धति का मिश्रण अधिगम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। चौथा पॉइंट है यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, शब्द सामग्री का प्रयोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा, यूपी टेट में, सी टेट में, यूपी एडेड में, और जहाँ भी शिक्षा के लेक्चर्स होंगे वहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा ऑडियो विजुअल एड के बारे में। यह अधिगम का उत्तम प्रकार है और इस वस्तु के बारे में एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हुए सीखा जाता है। इसी कारण से मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग किए जाने का सुझाव दिया है, जिसमें सर्वदृश्य सामग्री का प्रयोग अधिगमकर्ता की एक से अधिक इंद्रियों के प्रयोग करने में सहायता करता है। इसलिए उत्तम अधिगम के लिए छात्रों को यथासंभव इंद्रियानुभवों से वस्तुओं का अधिगम प्राप्त करना चाहिए ताकि वो देख भी सके और सुन भी सके। इस प्रकार पांचवा पॉइंट है एनवायरमेंटल कंडीशंस। बुरी पर्यावरणीय दशाओं का अधिगम पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए स्वस्थ विद्यालय वातावरण प्रभावकारी अधिगम में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसमें विद्यालय का स्थान हो, इसकी इमारत हो, विद्यालय हो, इसके मानवीय और पदार्थी संसाधन हो, साफ सफाई की व्यवस्था हो, जगह पर बैठने की व्यवस्था हो, पुस्तकालय हो, प्रयोगशाला सुविधा हो, खेल का मैदान हो, पाठ्यक्रम सामग्री क्रियाओं का प्रावधान हो। इस प्रकार से समस्त ऐच्छिक के साथ साथ अनैच्छिक दोनों ही प्रकार के प्रभाव डालते हैं। और इसके बाद जो छठा पॉइंट है स्कूल टाइम टेबल। विद्यालय की समय सारणी कैसी होनी चाहिए, इसे अधिगम को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। और विद्यालय की समय सारणी को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार तैयार किया जाता है, तो ये छात्रों की उत्तम अधिगम में भी सहायता करती है। समय सारणी छात्रों के बीच थकान और उबाऊपन उत्पन्न करने वाली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये अधिगम की प्रक्रिया को चोट पहुंचाएगी। सातवां पॉइंट है टाइम ऑफ लर्निंग। अधिगम में अधिगम का समय बहुत महत्वपूर्ण कारक होता है। प्रयोगात्मक अध्ययन से हम देख सकते हैं कि दिन के विभिन्न घंटों के दौरान अधिगम क्षमता में बहुत विभिन्नता होती है। सुबह, शाम, रात्रि और दिन, इस प्रकार के टाइमिंग है। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अधिगम के लिए सुबह जल्दी और देर रात्रि के घंटे सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं। इनके अनुसार जटिल और कठिन सामग्री के अधिगम के लिए सुबह के घंटे सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं और सोने के जाने से पूर्व के घंटे अधिगम सामग्री के दीर्घ स्मरण के लिए सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम होते हैं। इस प्रकार से आठवां पॉइंट है रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स। पुरस्कार और दंड दोनों ही अधिगम को प्रभावित करते हैं। पुरस्कार छात्रों को अधिगम के लिए प्रोत्साहित करता है, जबकि दंड का भय छात्रों को अधिगम के लिए बाध्य करता है। दोनों का अधिगमकर्ता पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी पुरस्कार के द्वारा ऐच्छिक व्यवहार को दृढ़ता प्रदान होती है और अनैच्छिक अधिगम व्यवहार को दंड के प्रयोग द्वारा दुर्बल और समाप्त भी किया जा सकता है। नाउ द डोमेन्स ऑफ लर्निंग, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अधिगम के स्रोत ज्ञानात्मक, प्रभावकारी और
गामक। तो सबसे पहले ज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं। कॉग्निटिव डोमेन, ज्ञानात्मक शब्द कॉग्निशन से उत्पन्न हुआ है, जिसका मतलब होता है जानना, और जानना ज्ञान का एक आंतरिक प्रभाव है। शैक्षणिक प्रक्रिया में अधिगम मुख्यतः ज्ञानात्मक क्षेत्र पर प्रकाश डालता है। ज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम प्रक्रिया उन मानसिक क्रियाओं से जुड़ी होती है जिनको पर्यावरण से अर्जित सूचनाओं के प्रयोग में प्रयोग किया जाता है। इसलिए ज्ञानात्मक क्षेत्र में बहुत सी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें इनके संगठन में प्रदर्शन से सूचना और अधिगमकर्ता के मस्तिष्क में चल रही प्रक्रिया को सम्मिलित किया जा सकता है। इसमें देखने और शब्दों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे सुनने के द्वारा अधिगम बहुत से मनोवैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने अधिगम को इसके ज्ञानात्मक क्षेत्र में विश्लेषित करने का प्रयास किया है। और इस प्रकार से ज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 स्तर के बारे में है। जैसे कि पहला स्तर है ज्ञान। ज्ञान की स्थिति अथवा सूचना का आधार है, जिसमें समस्त उच्च चिंतन विकसित होते हैं। प्रत्याय स्मरण या एक विषय क्षेत्र में विशेषीकृत तत्वों की पहचान जैसे स्मृति स्तर की क्रियाएं इस स्तर में सम्मिलित होती हैं। अधिगम के इस ज्ञानात्मक स्तर पर आंकड़ों, तथ्यों, धारणाओं और सिद्धांतों को याद किया जाता है। दूसरा जो स्तर है वो है कॉम्प्रिहेंशन। अधिगम का दूसरा स्तर समझना है। सूचनाएं तब तक किसी के काम नहीं आती हैं जब तक उन्हें समझ में न लिया जाए। इस स्तर में उन मानसिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो तथ्यों, धारणाओं, सिद्धांतों और सामान्यीकरण को समझने में सहायक होती है। यह स्तर पूर्ण स्तर जैसे ज्ञान से भी संबंधित होता है। नाउ ट्रांसलेशन, यहाँ छात्र द्वारा ज्ञात धारणा अथवा परिणाम को अपने स्वयं के शब्दों में परिवर्तित करना होता है। छात्र धारणा, परिभाषा या सिद्धांत को अपने स्वयं के शब्दों में अर्थ दे सकता है। नाउ इंटरप्रिटेशन, व्याख्या, छात्र किसी सूचना को पहचाने गए विभिन्न तत्वों के बीच अंतर संबंध को देखने की कोशिश करता है। आंकड़ों, तथ्यों, धारणाओं, सिद्धांतों, सामान्यीकरण की पद्धति इत्यादि। इसके बाद है एक्सट्रापोलेशन। इसमें उद्दीपनों के अध्ययन में रखते हुए किसी प्रकार की भविष्यवाणी या निष्कर्ष निकालने को सम्मिलित किया जाता है जो छात्र को दिए गए से अतिरिक्त है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ रहे थे वो है निरूपण, एप्लीकेशन। सूचनाएं अपूर्ण बन जाती हैं जब उसे नवीन दिशा में प्रयुक्त किया जाता है। इस स्तर की मानसिक क्रिया में धारणाओं, नियमों, सिद्धांतों को वास्तविक साकार दशाओं में प्रयोग किए जाने को सम्मिलित किया जाता है और छात्रों के बीच निरूपण योग्यताओं को विकसित करने की प्रवृत्ति पर बल देना बढ़ रहा है और नई समस्याओं के निदान के लिए सामान्यीकरण का प्रयोग किया जा सकता है। उत्तरों के अनुमान, भविष्यवाणी के लिए पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया जा सकता है और छात्रों में सामाजिक वास्तविक जीवन दशाओं में उनके द्वारा सीखे गए ज्ञान को निरूपित करने की योग्यता होनी चाहिए। नाउ एनालिसिस, रचनात्मक चिंतन और समस्या निदान विश्लेषक चिंतन से शुरू होता है और मानसिक रूप से कुछ अपृथक समझने के लिए उसके भागों के बीच परस्पर एक दूसरे से संबंध और संपूर्णता का ज्ञान होना आवश्यक है। जब सूचना को इसके निर्मित अवयवों या भागों में तोड़कर एकत्र किया जाता है तो इन भागों के बीच अस्पष्ट हो जाता है और हम कहते हैं कि सूचना विश्लेषित है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, सिंथेसिस। इसमें एक धारणा, नियम और सामान्यीकरण के भागों या अवयवों को एक साथ रखकर समग्र रूप में सम्मिलित किया जाता है। भागों को इस तरह से व्यवस्थित और मिश्रित किया जाता है कि एक तरीके या संरचना का रूप निर्मित हो सके जिसका पूर्व में स्पष्ट ग्राह्यता न की जा सकी हो। नाउ द इवैल्यूएशन। इस स्तर पर मानसिक क्रिया में निर्णयों को लिया जाना सम्मिलित किया जाता है जो या तो क्षेत्र की अनुकूलता, तार्किकता पर आधारित हो सकती है या मानकों या नियमों के साथ किसी तुलना को सम्मिलित किया जा सकता है। निर्णय लेना अधिगम का सर्वाधिक जटिल स्तर है। मूल्यांकन के इस स्तर पर सामान्यतः छात्रों के ज्ञानात्मक मूल्य, जिसमें कि बौद्धिक, सौंदर्यपरक, सामाजिक और नैतिक, ये प्रतिबिंबित होते हैं और मानसिक क्रिया के सामान्य समस्त स्तर जटिलता के बढ़ते क्रम में अधिगम स्तरों के साम्राज्य में से लिए जाते हैं। इस प्रकार किसी भी ज्ञानात्मक स्तर में पूर्व स्तर को ज्ञानात्मक क्रिया को जारी रखने की प्राथमिक आवश्यकता के रूप में लिया जाना चाहिए और ज्ञान समझना और निरूपण इसमें अत्यधिक स्पष्टता से जुड़े हैं, जबकि ज्ञानात्मक क्षेत्र के 3 दूसरे स्तर इतने स्पष्ट रूप से जुड़े हुए प्रतीत नहीं होते हैं। गेने ने भी विभिन्न प्रकार के अधिगम प्रस्तावित किए हैं। उसका वर्गीकरण सामान्य और जटिल स्तरों पर ज्ञानात्मक व्यवहार के रूप में माना जा सकता है। सामान्य स्तर पर यह स्मरण से अधिक होता है तथा एक छात्र प्रत्युत्तर के रूप में विशेष प्रतीक को पहचानता है या पुनः प्रस्तुत करता है। जब प्रश्नों या किसी आंकड़े के रूप में विशेष उद्दीपन के साथ उपलब्ध किया जाता है, यह संलग्न अधिगम से अधिक है। जटिल ज्ञानात्मक अधिगम में
छात्र दशाओं से संबंधित हो सकता है, जहाँ उद्दीपन को कोई पूर्व निर्धारित श्रेणी नहीं हो सकती है। ज्ञानात्मक अधिगम के जटिल स्तर में वर्गीकरण, विश्लेषण और अंततोगत्वा समस्या निदान भी सम्मिलित हो सकता है। अधिगम के ज्ञानात्मक क्षेत्र की बहुत सी प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जो सामान्य स्मरण स्तर से समस्या निदान से जटिल स्तर तक भिन्न भिन्न होती है। एक शिक्षक के रूप में हमें ज्ञानात्मक क्षेत्र में अधिगम की प्रकृति और प्रकार को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए, इसलिए क्योंकि यह क्षेत्र औपचारिक अथवा कक्ष अधिगम को निर्मित करता है। छात्रों को ज्ञान प्रदान करना और शिक्षक के प्राथमिक कार्यों में से एक होता है। नाउ द इफेक्टिव डोमेन। ज्ञानात्मक क्षेत्र की तुलना में प्रभावकारी क्षेत्र में अग्रिम दशाएं और प्रक्रियाएं इतनी अच्छी तरह से परिभाषित और अपरिभाषित नहीं होती हैं। अधिगम प्रक्रिया को यहाँ स्पष्टता और उद्देश्यता के साथ विशेषीकृत नहीं कर सकते हैं, और ज्ञानात्मक अधिगम और प्रभावकारी क्षेत्र परस्पर एक दूसरे से गुंथे होते हैं। इसके अलावा भी प्रभावकारी अधिगम का मापन इतना मूल्यवान नहीं हो सकता है जितना कि ज्ञानात्मक अधिगम के लिए हो सकता है। ज्ञानात्मक क्षेत्र के मुख्य संगठित करने वाले सिद्धांत सामान्य से जटिल, स्पष्ट से अस्पष्ट इत्यादि हैं, और प्रभावकारी क्षेत्र में यह दृष्टिकोणों, रुचियों और मूल्यांकन से संबंधित होते हैं, और इन सिद्धांतों पर कार्य किया जाना अत्यंत कठिन होता है। प्रभावकारी क्षेत्र के प्रमुख संगठनकारी सिद्धांत आंतरिकीकरण का स्तर, जैसे कि छात्र के व्यक्तित्व के साथ भावनाएं अथवा संवेग किस हद तक जुड़े हुए हैं, प्रभावकारी क्षेत्र के प्रमुख संगठनकारी सिद्धांत होते हैं। इसमें पहला सिद्धांत होता है रिसीविंग। इसका मतलब होता है कि छात्र की निश्चित प्रेरक के उद्दीपन और उनको प्राप्त अथवा अर्जित करने की इच्छा है, और धारण अथवा प्राप्त करने में पहला उद्दीपन की जानकारी होती है और दूसरा पॉइंट अर्जित करने की इच्छा होती है। तीसरा पॉइंट चयनित ध्यान। इस प्रकार से ये सम्मिलित होते हैं प्राप्त करना में। नाउ रिस्पॉन्डिंग, जिसको प्रत्युत्तर बोलते हैं। अधिगम के स्तर धारणा के स्तर से आगे होता है, और उद्देश्य उद्दीपन की धारणा करने और प्राप्त करने के पश्चात छात्र सक्रिय रूप से उद्देश्य का प्रत्युत्तर देते हैं। उसके बाद वैल्यूइंग होता है, मूल्य प्रदान करना। प्रभावकारी क्षेत्र के इस स्तर में किसी धारणा के ज्ञान के पश्चात उसे उचित मूल्य प्रदान कर उसके अनुरूप ही व्यवहार किया जाता है। नाउ ऑर्गेनाइजेशन। इस स्थिति में किसी नियम या धारणा को कोई मूल्य प्रदान किए जाते हैं, तो उस छात्र पर विभिन्न मूल्यों को संगठित या व्यवस्थित करना और उनके बीच सहसंबंध स्थापित करना होता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स। व्यक्ति के मस्तिष्क में जब ये मूल्य संगठित हो जाते हैं, तो उनके द्वारा ही व्यक्तियों के व्यवहारों का कुछ हद तक नियंत्रण होता है। यह आंतरिकीकरण है, और यह छात्र के आंतरिक संगठन की स्थिरता पर निर्भर करता है। प्रभावकारी क्षेत्र में अधिगम उतना सार्थक और सही नहीं होता है जितना कि ज्ञानात्मक क्षेत्र में हो सकता है। नाउ आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। अगला लेक्चर हम कल स्टार्ट करेंगे। गाइस, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें। मेरे चैनल का नाम है कॉम्पटेरिया। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। कोई भी कठिनाई मनुष्य के साथ से बड़ी नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। कॉम्पटेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। धन्यवाद।